गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट में अपन ने सल्फर के अपरूप और SO2 गैस बनाने की विधियां और उसकी रासायनिक गुणधर्म और उसके उपयोग की बात की थी। आज जो अपना पी ब्लॉक का 10वां पार्ट है उसके अंदर अपन जैसे कि अपन ने 15वें वर्ग में फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की बात की थी, है ना, खूब सारे, वैसे यहाँ पे सल्फर के ऑक्सो अम्लों की बात करेंगे। यानी कि सल्फर के वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इट मीन सल्फर के ऑक्सो अम्लों की बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी की तरह यहाँ पर भी 5-6 ऐसे एसिड हैं जो बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, पहले अपन इनकी बातें करेंगे। जैसे कि आपको पता है सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है? मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था +6 हो सकती है, क्योंकि इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 S में होते हैं और 4 इसके P में होते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और सल्फर के ऊपर +6 चार्ज आ जाता है। वैसे सल्फर के ऊपर -2 भी आता है, +2 भी आता है, +4 भी आता है और +6 भी, ऐसे चार्जेस आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एसिड है, इसके हिसाब से अपने को देखा जा रहा है कि यहाँ इसकी OS क्या है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई जा रही है +4। कितनी दिखाई जा रही है? +4 दिखाई जा रही है। अच्छा, इसका जो सूत्र है वो क्या है? H2SO3। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। देखो, मेन जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। लेकिन ये आपको पता है, हम जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है हम उसके अस लगाते हैं, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होती है हम उसके इक लगाते हैं। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +4 है। इसलिए यहाँ पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा? अस लगाना पड़ेगा, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, चलो बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। यहाँ पे मेन बात है सल्फर के ऑक्सो अम्लों की संरचना की बात है। तो ध्यान रखना, चाहे वो क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल हो, चाहे वो फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल हो, चाहे सल्फर के ऑक्सो अम्ल हो, इन तीनों की खास बात क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनके केंद्रीय परमाणु का जो संकरण है वो sp3 ही होगा। देखो कितनी बड़ी बात है, एक चीज तो फिक्स हो गई, चाहे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल में फास्फोरस का संकरण हो, चाहे सल्फर के ऑक्सो अम्लों में सल्फर का ऑक्सीकरण हो, और चाहे क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों में क्लोरीन का ऑक्सीकरण। एक चीज कॉमन है इनके अंदर, उठा लो, ये दिमाग में सेट कर लो कि इन तीनों में एक चीज कॉमन मिलेगी, और वो क्या है? इनके केंद्र परमाणु का संकरण। और वो क्या होगा? इन सबके केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा? यहाँ पे sp3 होगा। ये बात आप दिमाग में डाल लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सल्फ्यूरस अम्ल है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर तो देखो आपको सामने दिख ही रही है। स्ट्रक्चर इसकी बनाने समय आपको करना क्या है? जैसे कि सल्फर तो केंद्रीय परमाणु है ही, पहले आप इसका संकरण निकालिए, लेकिन संकरण तब निकालें जब स्ट्रक्चर सेट हो। देखो यहाँ पे आपके पास 2 H हैं, और आपको पता है ये H मतलब हाइड्रोजन प्लस। अब मैंने आपको कई बार बोला है, कोई भी हाइड्रोजन सल्फर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा वहां H+ देना मुश्किल है। ये आपका सल्फर से OH के रूप में जो जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसकी जितनी सारकता है वो उतना H+ देता है, तो ये 2 H+ दे रहा है। इट मीन्स आपको इसको सल्फर से हाइड्रोजन को डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ये डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। आपको क्या करना है? सल्फर से OH के माध्यम से जोड़ना है। किसके माध्यम से जोड़ना है? OH के माध्यम से जोड़ना है। अगली बात समझ में, डायरेक्ट ना जोड़ के आप क्या जोड़ोगे? OH जोड़ोगे। ठीक है, अब बचा आपके पास 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन काम आ गए, बचा क्या? 1 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से जुड़ने वाला है, लेकिन अभी भी सल्फर के भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो बच गए ना। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके भाइतम कोश में कितने होते थे? 6 होते थे। यहाँ पर देखो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आया, और ये 2 यहाँ पे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक हाबू बच रहा है। क्या बच रहा है? एक हाबू बच रहा है। इट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देगी आपको? इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, यानी कि सल्फर के ऊपर एक लॉन पेयर दिख रहा है और इसके पास 3। जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रही होगी आपको? जैसे अमोनिया की दिखती है, लाइक एज अमोनिया। अमोनिया में भी तो ऐसा होता है कि एक लॉन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड पेयर होते हैं, ऐसा ही होता है अमोनिया में। तो ये अमोनिया की तरह ही शेप इसकी आपको नजर आ रही है। ठीक है, संकरण क्या है?
संकरण sp3 है। क्यों है? 3 बॉन्ड पेयर प्लस एक लॉन पेयर जो होता है, यानी कि 4 यहाँ पे संकरित कक्षक है। इट मीन्स इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है यहाँ पे sp3। और मैंने एक बात आपको रिमेम्बर करा दी है कि जो चाहे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल हो, चाहे सल्फर के ऑक्सो अम्ल हो, या क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल हो, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु का जो संकरण है वो क्या होगा? sp3 होगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप विशेष तौर से ध्यान दें, ऐसे चूके नहीं इन बातों में, थोड़ा इसको नोट करें आप। अब बात करेंगे आगे अपन सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम बचपन से जानते आ रहे हैं, H2SO4 होता है। ये हमारी लाइफ में शायद 6 से उनसे एंटर कर जाता है और हम रटते चले आ रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और उसके बहुत सारे अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, इसका संकरण देख लिया, इसकी लुईस बिंदु संरचना देख ली, सब कुछ देख ली। तो पहली बात तो सल्फ्यूरिक एसिड का अपन ने ऑक्सीकरणांक भी निकाल लिया है। ऑक्सीकरणांक कैसे निकालते हैं इसके लिए आपको पता है। इट मीन्स अब करना क्या है, आपको यहाँ OS पता है +6 है। इट मीन्स ये मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसलिए तो इसको अपन सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं। किंग ऑफ एसिड, जो रसायनों का राजा होता है, जैसे अभी आम फलों का राजा है। ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने समय वही बात आ गई। देखो, जो जितना H+ देता है ना, वो OH के रूप में जुड़ा हुआ होता है केंद्र परमाणु से, ना कि डायरेक्ट H+ के रूप में जुड़ा हुआ होता है। एक बात, इसकी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सल्फर से यहाँ आपको क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी सल्फर ले रहे हो आप केंद्रीय परमाणु, उस सल्फर से 2 क्या जोड़ दो आप, 2 OH जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 2 OH जोड़ दो। अब बचे क्या, 2 ऑक्सीजन। तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ गया और दूसरा भी यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ गया। देखो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। कितने बॉन्ड बने? 4 सिग्मा बॉन्ड। अभी भी शायद इसका संकरण क्या है, sp3 है। ऑक्सीकरण अवस्था +6 है। नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान दें। अब आपके पास हमने एक चीज और समझ आगे आ रहा है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल या पर सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसा हमने बोला है क्योंकि पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। जैसे अपन खूब बार बोलते हैं एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल, ऐसा नाम सुना है आपने? एसिटिक अम्ल का नाम सुना होगा। एसिटिक अम्ल क्या सूत्र होता है? एसिटिक अम्ल है, एक होता पर एसिटिक अम्ल, ये ओ माय गॉड सर, ये सब होता है, आपने नहीं देखा होगा, देख लोगे। ठीक है। तो ये देखो, ये ओनली एसिटिक अम्ल है, ये क्या है? पर एसिटिक अम्ल है। फर्क है इन दोनों में, यानी कि जैसे, अरे सिंपल, आप कहाँ चले गए? सिंपल किस बात कर सकते हैं, जैसे ये H2O होता है, जल होता है, एक होता है H2O2 पर ऑक्साइड। इट मीन्स ये मान लो कोई भी ऑक्साइड युक्त संरचना में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको अपन पर ऑक्साइड बोल देते हैं या पर ऑक्सा बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका H2SO4 होता था, अब हो गया H2SO5। क्या हो गया? H2SO5। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो 11th में गलती होती है, मेरे साथ से करने वाले अभी भी करेंगे, जो 11th में गलती होती है वो अपन इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में गलती कर देते हैं और कितने निकाल देते हैं, S+8 निकाल देते हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास कितनी आ जाती है, +8 आ जाती है। क्योंकि आप एक बात को भूल जाते हो कि आपको बता रखा है जहां ऑक्सो बॉन्ड होता है, यानी OO के बीच में ऑक्सो बॉन्ड होता है, तब अपन उन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था को इसकी भी -1 मानते हैं और इसकी भी -1 मानते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 नहीं है, क्योंकि दोनों जुड़े तो आपस में ही है। ले दे के नुकसान किनका होना है? इन्हीं का होना है। तो क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑक्सीजन है, यानी कि जो पर ऑक्सो बॉन्ड होता है, स्पेशल केस है, पर ऑक्सो बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं होगी, यहाँ पे -1 ही होगी। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ 5 ऑक्सीजन में से 5 के 5 की ऑक्सीकरण अवस्था -2 नहीं होती है, क्योंकि पांचों अंगुलियां एक जैसी भी नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पे करना है कि आपको पर ऑक्सो बॉन्ड का स्पेशल केस में ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि ये एक OH हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे ये दूसरा OH लगाओगे आप, ये पर ऑक्सो बॉन्ड लगाओगे, O फिर बॉन्ड फिर OH, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। बाकी तो OH OH आप सिंपल ये डबल बॉन्ड यूं लगा ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या नाम दिया अपन ने? इस बॉन्ड का क्या नाम दिया? पर ऑक्सो बंध, पर ऑक्सो बॉन्ड नाम दिया है।
इसलिए यहाँ पे +6 ऑक्सीजन अवस्था आई है। गलती से +8 क्यों नहीं आई, ये क्वेश्चन ना करें, ठीक है। और शायद इसकी स्ट्रक्चर अपन ने 11th वाले ऑक्सीडेशन चैप्टर में भी अपन ने करा दी थी, ठीक है। चलें आगे। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका स्पेशल नाम है ओलियम, ध्यान रखना, याद कर लो, पूछ लिया जाता है ओलियम का अणु सूत्र लिखो या ओलियम की स्ट्रक्चर लिखो। ये जो है ना, ये 1 नंबर में स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, डायरेक्ट आपको एसिड का नाम देंगे और इसके स्ट्रक्चर पूछेंगे, ध्यान रखना इस बात को। ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो फास्फोरिक ऑक्सो अम्लों से आए, चाहे वो सल्फर के ऑक्सो अम्लों से आए, चाहे वो क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों से आए, एक क्वेश्चन इस टाइप का घूमता रहता है, भटकता रहता है ना, उसको सही दिशा में भटकाना है। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखो सूत्र है इसका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल में एक्चुअल में है क्या, ऐसे समझ लो, दो सल्फ्यूरिक अम्लों में से एक जल का अणु निकल गया, यूं समझ लो आप। तो 2 सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, उनमें से एक जल का अणु निकल जाए तो यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, है यही, है ना। यही बात आप समझ गए, आगे जाके और समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे आपके पास H2S2 और O7 है, तो इसके केस में अपन क्या बात जानते हैं कि सल्फर है केंद्रीय परमाणु, 2 सल्फर आप नोट करोगे। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर इसकी, जैसे मैंने आपको बता रखी है, ऐसी कंडीशन में जैसे ये सल्फर है और ये सल्फर है, ठीक है। अब O7 है, यानी कि एक ऑक्सीजन तो इनके बीच में आना ही आना है, क्योंकि एक के हिस्से में 3.5 आएगा और सल्फर है, ऑक्सीजन है 7, तो एक तो बीच में आना ही आना है। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो यानी कि वो किससे जुड़ेंगे, OH के माध्यम से जुड़ने वाले हैं। किसके माध्यम से जुड़ेंगे, OH के माध्यम से। अब बचा क्या, गाना भी है ना, हाँ ठीक है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। ओलियम नाम रखना है याद, ओलियम। देखना सल्फर के ऑक्सो अम्लों में मात्र एक की ही +4 ऑक्सीजन अवस्था, बाकी सब में +6 ही है, कोई एट वेट मत निकालें। ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका स्पेशल नाम है मार्शल अम्ल। पर देखो इसमें सीधी सी बात है, मतलब जैसे ये है ना, ये वाला आपका H2SO4 उसी की कैटेगरी में है, यानी कि इसमें एक ऑक्सो बॉन्ड आ गया, इसलिए इसको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोल दिए। यहाँ पे क्या बोल दिया, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल बोल दिया, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा। इसके केस में ये जो है वो पर ऑक्सो बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, पर ऑक्सो बॉन्ड है। बाकी सेम स्ट्रक्चर जैसे इसकी थी इसकी है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने H2SO4 की विस्तृत श्रृंखला में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं इनके स्ट्रक्चर के केस में। H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको अपन H2SO4 को किसके नाम से जाना जाता है, H2SO4 को रसायनों पे राजा के नाम से जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड। आपको शायद मैंने 11th में बताया था कि किंग ऑफ एसिड हम क्यों कहते हैं, किसी भी चीज को राजा का नाम क्यों दिया जाता है, या इनकी यूं समझ लो इसका आधिपत्य है। और आपको एक चीज बताई गई थी पहले भी कि कोई भी देश की मतलब प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना निर्माण होता है, वो उस देश की H2SO4 की खपत पर निर्भर करता है, क्योंकि H2SO4 एसिड बहुत बड़े पैमाने पर काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बनाने की, बात करते हैं अब ये कब पैदा हुआ, किसने पैदा किया, कैसे पैदा किया, वो बात की बातें अब अपन डायरेक्ट बात करेंगे। विरचन यानी कि निर्माण, सिंथेसिस ऑफ H2SO4। पहला इसकी विधि का नाम है संपर्क विधि, इस जिसको अपन इंग्लिश में कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस या कॉन्टैक्ट मेथड, संपर्क विधि। क्या है ये, संपर्क विधि। देखो यहाँ पे अपन H2SO4 को 4 स्टेप में बनाएंगे, 4 चरणों में बनाएंगे। इसमें से कुछ चरण अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। वो कैसे चरण है कि चारों स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप याद करना है। वो अलग बात है कि कोई सा स्टेप पूछ ले रिएक्शन के तौर पे, या चारों स्टेप भी पूछ लेता है। संपर्क विधि को समझाओ, 2 नंबर में भी दे सकता है इसको, ठीक है। तो करना कैसे है, संपर्क विधि के जो 4 स्टेप हैं, संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का निर्माण 4 विधियों में संपन्न किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो क्या मेथड है, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है संपर्क विधि का वो क्या है। संपर्क विधि का जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है अपना,
या तो सल्फर या पायरेटिस AX को जलाकर। देखो अब ये ऐसा है, यहाँ पे याद करो ऐसी रिएक्शन तो हम बचपन में करें और कल भी करे थे, याद है जब सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई थी और SO2 बनाई थी, या यहाँ पे कोई भी आप पायरेटाइज जैसे FeS211 ये रिएक्शन अपन ने कल भी कराई थी, दोनों रिएक्शन याद कर लो आप, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन मतलब यहाँ पे अपने को बनाना क्या है, सल्फर कंटेनिंग से अपने को SO2 गैस जनरेट करनी है। क्या बनानी है अपने को, SO2 गैस बनानी है, ठीक है। आ गई बात समझ में, कौन सी चीज बनानी है, SO2 गैस बनानी है। अब देखो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप का काम इतना ही था, फर्स्ट स्टेप में क्या करना था अपने को, सिर्फ और सिर्फ SO2 गैस बनाने के मेथड थे। अब आप अगर आपको चारों स्टेप में पूछे तो आप एक स्टेप से भी बना सकते हो, ठीक है। तो SO2 गैस बन गई, ये और आएंगे छठे चैप्टर में खूब बनेंगे, अपने आप ही बनेंगे, अपने को कुछ नहीं करना। हाँ ये स्टेप थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ध्यान दो आप, SO2 को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में SO3 में बदला जाता है। ये SO2 जो थी अपनी वो ऑक्सीजन के साथ अपन मतलब इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में SO3 में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलेंगे। और देख रहे हो आप यहाँ पे माइनस डेल्टा एच, इट मीन्स यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है, एक्जोथर्मी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है ये, ऊष्माक्षेपी, यानी कि ये सराउंडिंग को यानी कि प्रवेश को ऊष्मा देती है। रिएक्शन क्या करेगी, प्रवेश को ऊष्मा देती है। इसी प्रकार अपन यहाँ से SO2 बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में SO3 बना लिए। अब सेकेंड स्टेप में जो बना SO3 है उसकी रिएक्शन सीधा ही करा देते हैं, सांदर H2SO4 द्वारा अवशोषित कराने पर ओलियम प्राप्त होता है। और आप समझ गए होंगे SO3 और H2SO4 को जोड़ने पर अपने को क्या मिला है, H2S2O7 जो ओलियम, अभी अपन ने उसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी ओलियम, जिसकी ऑक्सीजन अवस्था +6 थी, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप से प्राप्त ओलियम है उसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन। और याद करो मैंने एक बात की थी आपको कि यूं समझ लो दो, जब ओलियम के नाम आया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि यूं समझ लो दो सल्फ्यूरिक अम्लों में से H2O निकल गया तब जाके ओलियम बना, ठीक है। अब वही बात आ गई कि हम ओलियम का जल अपघटन करा रहे हैं और क्या बन गए, दो सल्फ्यूरिक एसिड, बात खत्म। तो ये ओलियम है और यहाँ पे क्या बन गया, 2H2SO4, क्या बन गया ये 2H2SO4, ऐसा है ना जल का अणु। अब आप ये सोच सकते हो कि सर आप ऐसे ऐसे क्यों कह देते हो, जैसे मैं यूँ समझो आप, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे चलो दो सल्फ्यूरिक अम्लों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, क्या कर देता हूँ, दो सल्फ्यूरिक अम्लों की स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। ये एक था, दूसरा और बना देता हूँ, बन गया दो सल्फ्यूरिक अम्ल बन गए, ठीक है। अब यूं बताओ मैं जल अणु निकालता हूं तो यहाँ से OH और इसका H ऐसे निकलेगा। तो यूं समझो यहाँ से जल का अणु निकल गया तो यहाँ ये जो ऑक्सीजन बच रहा है वो ऑक्सीजन किस किस के बीच में बचेगा, इस सल्फर और इस सल्फर के बीच में बचेगा। तो उस ओलियम की स्ट्रक्चर को याद करो, अपन ने क्या बनाई थी, दोनों सल्फर के बीच में ऑक्सीजन और ये इधर का पैटर्न एक जैसा ही था, ठीक है। तो बात आप समझ में आएगी, यानी कि ओलियम का जल अपघटन कराने पर दो सल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे और दो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्जलीकरण करा सकते हैं तो ओलियम भी प्राप्त कर ले, ऐसा अपने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसकी ये क्रियाविधि है, यानी कि जो हमने 4 स्टेप में जो अभी आपको बातें बताई है वो सब इसके अंदर हिंदी भाषा में लिख रखा है, मातृभाषा में लिख रखा है, जो आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो अपने हिसाब से। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको नहीं आएगी, वही बात है इसमें सल्फर या पायरेटिस को जलाने पर SO2 बनती है जो अपने पास फर्स्ट स्टेप में बनी थी ठीक है। SO2 गैस के धूल कणों या जल वाष्प को आर्सेनिक अशुद्धियां मुक्त कराने पर उत्प्रेरक कक्षक में भेजा जाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और उसके बाद उत्प्रेरक कक्षक में क्या होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कार्य करता है तथा SO2 को SO3 में बदलता है, जो सेकंड स्टेप में हुआ। और थर्ड स्टेप में क्या हुआ, SO3 की मात्रा बढ़ाने पर H2SO4 की मात्रा भी बढ़ती है, यानी कि जितनी SO3 होगी उतनी ही H2SO4 भी ज्यादा होगी। उत्प्रेरक कक्षक से प्राप्त SO3 गैस को कहाँ गुजारते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 जो अपन ने थर्ड स्टेप में किया, अवशोषित होकर ओलियम बनती है। ये क्या करेंगे आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाती है, ओलियम। और अपने चौथे स्टेप में ओलियम काम आया और ओलियम के जल द्वारा तनो करके उपयुक्त सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ पे जो प्राप्त सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो 96 से 98 शुद्ध होता है। कितना शुद्ध प्राप्त होता है, 98 से 96 से 98।
ये तो बनाने की बात हो गई सांद्र H2SO4 को, जो अपन ने कितने भागों में यानी कि कितने स्टेप में बनाया, 4 स्टेप में बनाया। अब अपन बात कर लेते हैं, ध्यान रखना संपर्क विधि इंपॉर्टेंट है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 बनाने की विधियां, ये चारों स्टेप ध्यान रखना है आपको, है ना। सिंपल है स्टेप, बस एक बार लिखना है, कॉपी पेन लेके नोट्स तो बना रहे हो, साथ में लिखने के तौर पे इनको याद भी करना है एक बार, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, भौतिक गुणधर्म। देखो आपने देखा है कभी H2SO4 लैब में? हाँ देखा है, छोटी छोटी, वैसे तो बड़ी पीपी बोतल में आता है, बट आपने ऐसे कांच की छोटे जो नैरो माउथ की बोतल होते हैं उसमें एक थोड़ा गाढ़ा ब्राउन कलर का गाढ़ा से मतलब लिक्विड होता है। H2SO4 गाढ़ा तेली द्रव होता है तथा ये रंगीन होता है, लेकिन थोड़ा अपने को ब्राउन दिखता है। H2SO4 283 केल्विन पर जम जाता है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाएगा, और 611 केल्विन ताप पर ये उबलने लगता है। सोचो इसकी जल से कितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसका क्वथनांक बिंदु कितना ज्यादा है, ठीक है। 273 घटा दो, आ जाएगा कितना ज्यादा है। H2SO4 का तनुकरण, देखो अपन H2SO4 को सांद्र की बजाय तनु ज्यादा काम में लेते हैं। और तनु क्या होता है? किसी भी सांद्र चीज में जल का मिला देना, यानी कि उसको तनुता कर देना, जल मिला देना, तनु कहलाता है। अब तनु बात ये आती है कि सांद्र H2SO4 को तनु करते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। सावधानी इसलिए बरती जाती है क्योंकि अगर अपन एक साथ ही पानी में घोल देंगे तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये ऊष्मा सेपे टाइप की रिएक्शन, अगर ये ऊष्मा देता है तो एक देखो आपको एक चीज और, जब भी अपन जल में H2SO4 को घोलते हैं तो पानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि हम उस बीकर या उस बोतल को पकड़ नहीं सकते, इतना गर्म होता है। इट मीन्स ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। तो यहाँ पे होता क्या, अगर अपन एक साथ डाल देंगे तो वो जो एनर्जी है वो वहाँ उस अपने जो पात्र है, अपना जो वेसल्स लिया है उससे एक साथ निकल के जाएगी। तो यहाँ पे उस टेस्ट ट्यूब या उस बोतल का चटकने का डर होता है, टूटने का डर होता है, और ये रिस्क है। अगर वो टूट गया एसिड तो वो कहाँ पे पड़ेगा, हमारे कपड़ों पे या हमारी बॉडी पे, तो नुकसान है, बहुत नुकसान है। तो H2SO4 को सांद्र करते समय लैब में बहुत सावधानियां बरती जाती हैं, वो सावधानियां यहाँ पे नोट किया गया है। देखो यहाँ पे क्या कह जाता है, कवि कहना चाहता है कि सांद्र H2SO4 का तनुकरण करते समय अर्थात H2SO4 में जल मिलाते समय, भाई तनु करने का मतलब तो क्या हुआ, जल मिलाते समय, ठीक है। जल में H2SO4 धीरे धीरे हिलाते हुए, जल में H2SO4 धीरे धीरे हिलाते हुए डालना चाहिए, क्योंकि H2SO4 डालने पर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे मैंने कहा ऊर्जा क्या होगी, निकलेगी। यदि H2SO4 को एक साथ डाल दिया जाए तो ऊर्जा एक साथ निकलेगी, क्या होगी, ऊर्जा एक साथ निकल जाएगी, एक साथ डाल देंगे तो जिससे शारीरिक हानि हो सकती है। शारीरिक हानि मतलब अगर वो टेस्ट ट्यूब वगैरह फट गई तो शारीरिक हानि होगी, शरीर की हानि होगी। चलो अब बात कर लेते हैं आगे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी की। H2SO4 का आयनन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टी का कि H2SO4 का आयनन सामान्यतः 2 चरणों में संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि H2SO4 में कितने H निकलते हैं, कितने H प्लस निकलते हैं, 2 H प्लस निकलते हैं। तो हम इन दोनों को 2 स्टेप में करेंगे, जैसे आपको पहले भी कई बार बता रखा है। जैसे आपको समझ लो H2SO4 को जल में मिलाने पर निम्न घटनाएं आपके सामने घटित हो जाती हैं। जैसे फर्स्ट चरण की मैं बात करूं तो फर्स्ट चरण में आपके सामने क्या प्रतीत हो रहा है कि आपका जो H2SO4 था वो H2SO4 H2O, यहाँ पे एक तो H प्लस, क्योंकि आपको पता है ये आपका एसिड है, कौन, H2SO4, तो जल क्या करेगा, बेस की तरह कार्य कर लेता है। यही तो है इसका कमाल। तो H2SO4 क्या दे रहा है, यहाँ पे एक H प्लस दे रहा है, देने को तो 2 देता है बट यहाँ पे एक H प्लस दे रहा है, और वो हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं, ठीक है। और एक H प्लस दे दिया तो ये बचा क्या, HSO4 माइनस, हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको वैसे, ठीक है। तो ये इसकी अम्ल सामर्थ्य ज्यादा है, अभी बताएंगे ये क्या फंडा है, क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरे चरण में क्या होगा, जो ये पहले चरण से प्राप्त HSO4 माइनस जो है हाइड्रोजन सल्फेट है, दूसरे जल के अणु के साथ रिएक्शन करेगा और उसको भी क्या कर देगा, वही उसको कर देगा जिसका पहले किया था। पर पहले करने में अब करने में अलग बात, पहले ही होता है, ठीक है। अब H3O प्लस, अब यहाँ पे क्या बन गया, SO4 माइनस 2, क्योंकि ये जो एक H प्लस था वो भी यहाँ पे
निगल लिया। कौन निगल लिया? पानी निगल लिया। अरे सर पानी कैसे निगलेगा? पानी को तो हम निगल जाते हैं, तुम तो किसी को भी निगल सकते हो भाई, तुम्हारी अलग बात। तुम तो दाना पानी कुछ भी, पतासी, कितने मोटे मोटे पतासी खा लेते हो, मुंह की साइज से मोटे मोटे पतासी निगल लेते हो, तुम्हारी अलग बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें मेंशन करनी है और क्वेश्चन यहीं से बनने की कोशिश करता है। क्वेश्चन क्या करेगा? यहीं से बनने की कोशिश करता है। जैसे कि ये Ka1 Ka2 ये एसिड का स्थिरांक है, जैसे कि अपन ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ना, Kc साम्य स्थिरांक कंसंट्रेट के केस में, Kp भी लेते हैं प्रेशर के केस में, ये एसिड के केस में होता है। ए एसिड के केस में होता है, Kb भी होता है बेस के केस में। तो ये साम्य द्रव्यनुपातिक क्रिया के नियम के अकॉर्डिंग इनको लिया गया है। तो Ka और Ka1 और Ka2 यानी कि पहला और दूसरा यूं समझ लो, क्योंकि H2SO4 में 2 H+ दे रहे हैं और यहाँ पे अपन H अम्लों क्या होता है H+ के केस में, तो यहाँ पे दो साम्य स्थिरांक देख रहे हैं, एक बार तब जब इसने एक H+ दिया और एक बार तब जब इसने दूसरा H+ त्याग दिया, तो उसको अपन ने Ka2 के नाम से जान रहे हैं। अब इनमें जो साम्य मतलब जिसका साम्य सामर्थ्य ज्यादा है वो है Ka1 का, और वो क्यों है वो भी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन यहीं से पुटअप हो रहा है। अम्ल की प्रबलता क्या है? Ka1 की अम्ल की प्रबलता थोड़ी ज्यादा है उससे, क्यों है? देखो इस समीकरण से क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है? H2SO4 एक उदासीन स्पीशीज है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलो, जब H2SO4 को जल में घोला जाता है, कब की बात है? जब जल में घोला जाता है, तो ये H+ आयन आसानी से निकल जाता है, ठीक है, अर्थात वियोजन आसानी से होगा। भाई आसानी से H+ निकला मतलब अम्ल प्रबल है, अम्ल की सामर्थ्यता ज्यादा है। यानी हम अम्लों के बारे में क्या कहते हैं? जिसका डिसोसिएशन यानी कि जो जितना जल्दी घुलेगा वो उतना ही जल्दी प्रबल है, सीधी सी बात है। जिससे वियोजन स्थिरांक का मान भी क्या हो जाएगा? अधिक होने पर अम्ल की अम्ल सामर्थ्य भी अधिक होती है। लेकिन वो H2SO4 का मैटर था भाई। H2SO4 पहली बार घुला और किस में बदला? HSO4 माइनस में, ठीक है। लेकिन अभी ये HSO4 माइनस क्या है? HSO4 माइनस जब दूसरी बार H+ देगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, यानी कि यहाँ पे H2SO4 के वियोजन से बनी ऋणायन स्पीशीज कौन सी वाली? ये हाइड्रोजन सल्फेट है। HSO4 माइनस का आयनन अर्थात वियोजन आसानी से नहीं होगा, अतः वियोजन का स्थिरांक का मान तुलनात्मक रूप से कम, अतः अम्ल की प्रबलता भी कम होगी। यानी कि यहाँ इसको घोल रहे हैं तो H+ आसानी से दे रहा है, और इसको घोल रहे हैं तो H+ उतना आसानी से नहीं दे रहा। देने को देता है, दोनों ही H+ देता है, लेकिन कंपेयर करा रहे हैं अपन। पूछ लिया जाता है यहाँ पे H2SO4 और या ऐसे पूछ लिया जाता है कि HSO4 माइनस की तुलना में H2SO4 की अम्ल सामर्थ्यता ज्यादा है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसको रीजन देना है थोड़ा सा। आगे बात समझ में? ये घुलने उलने वाला रीजन देना है। अब दूसरा केमिकल रिएक्शन है धातु लवणों के साथ रिएक्शन। अब जानते हो आप, ये चीज आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। H2SO4 को धातु लवणों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, आप जानते हो इस बात को, ठीक है। यहाँ पे MX, M यहाँ पे धातु है और X यहाँ पे आपको पता है क्या है, और H2SO4 के बारे में भी आप जानते हो। तो ये सब क्या बनाते हैं? सब ये K2SO4 और वो क्या निकलता है, ये सारी रिएक्शन आपने बना रखी है, इसमें मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। निर्जलीकरण क्या है? निर्जलीकरण धातु लवण है, ये क्या है? धातु लवण। धातु लवण का मतलब होता है जैसे कि आपके NaCl से करा दी, KCl से करा दी, है ना, कैल्शियम क्लोराइड से करा दी। अब इसकी रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से क्या कराएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे करा देते हैं। अब निर्जलीकरण की बात आती है। देखो कंसंट्रेट निर्जली कारक की भांति कार्य करता है, जो कार्बोहाइड्रेट जल को हटा देता है। जैसे ये आपका शर्करा है, ठीक है। अब इसको कंसंट्रेट H2SO4 देखो बहुत मतलब ये निर्जली कारक है, यानी कि अपन शर्करा जो शुगर होती है ना, कभी आप चीनी के अंदर सांद्र H2SO4 डालना, मतलब ऐसा काला काला ठोस पदार्थ बन जाएगा। इट मीन्स होगा क्या? वहां से जल तो अलग निकल जाएगा, और वो जो मटेरियल है काला काला क्या है? काला 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 क्या है? हाँ काला काला वो कार्बन सा मटेरियल बच जाएगा। कभी भी आप शर्करा चीनी लाना लैब में, कभी
ये प्रैक्टिकल देखने के लिए, और चीनी लाना खूब सारी लाना, ताकि वो शरबत तरबत पी लेंगे, फिर थोड़ा बहुत में प्रैक्टिकल कर लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, सांद्र H2SO4 डालेंगे। वैसे अपने ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल में सांद्र H2SO4 डालेंगे तो आपको काला ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, और वो काला ठोस पदार्थ क्या है, कार्बन है। ठीक है, जल निकल जाए। अगली बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। धातु व अधातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया आपने भली भांति जानते हो। धातुओं से क्रिया अपन H2SO4 की रिएक्शन कॉपर से कराते हैं, तो हमने कॉपर सल्फेट प्राप्त किया है। याद करो 10th क्लास का वो क्वेश्चन कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डाला जाता है, ऐसा होता है। या अपन यूं समझ लो H2SO धातुओं से रिएक्शन कराते हैं, तो ये धातु सल्फेट बना देते। सीधी सी बात क्या है, धातु सल्फेट बना देते हैं, जैसे कॉपर के साथ जिंक के साथ। ऐसे अधातु सल्फर है, SO2 H2O कार्बन है, उसके साथ भी CO2 H2O, यानी कि सब निर्मुक्त कर देता है। ऐसी सिंपल से रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन आपकी आती जाती रहती है। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब के उपयोग की, कि हमने इसकी इतनी देर से रामायण पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे कणा काम आवला। अब ये काम कद आवला, ये आप काम आवला प्रैक्टिकल करोगे तब। रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में देखो, रासायनिक अभिकर्मक के रूप में तो आप किसी भी केमिकल को लिख सकते हो। ये तो एक मतलब कि एक ऐसा उपयोग हो गया जिसके अंदर कंपनी वाला भी समझ गया कि बच्चे लिखेंगे, ठीक है, और नंबर भी देना पड़ता है। दूसरा, औद्योगिक रसायनों में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, चाहे वो बैटरियां बनाने वाले हों, आपको पता है, चाहे तेजाब बना रहा हो, चाहे वो आपके टॉयलेट क्लीनर बना रहे हो, चाहे आपके हार्पिक बना रहे हो, और जहां तक मैं बोलूँ कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, जो कंपनियां कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ जितनी भी बना रही है, सबको H2SO4 की जरूरत पड़ती है। तेजाब बना रहा है उसको तो पड़ती ही पड़ती है, बैटरियां बना रहा है उसको तो पड़ती ही पड़ती है, जो कोल्ड ड्रिंक बना रहा है उसको पड़ती है। इट मीन्स जो लिक्विड फ्लूइड बना रहा है उसमें सब में पड़ते हैं। और ये तो ऐसी चीजें हैं जो सबके अंदर, ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जिसके अंदर H2SO4 की आवश्यकता नहीं हो। आगे बात समझो। तो औद्योगिक स्तर पर इसके बड़े पे, अरे तभी तो इसको रसायन का राजा कहते हैं। ऐसे थोड़ी है चुटकी भर काम आ गया, चुटकी भर ओनली सिंदूर काम आती है, एसिड नहीं आते। अलग बात। तीसरी बात करते हैं उर्वरकों के उत्पादन में। किसके उत्पादन में, उर्वरकों के उत्पादन में। अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, ये जो खाद्य ये देते हैं खेतों में, उस वो चीजें बनती हैं इनसे। पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका काम आता है, और अपमार्जक उद्योग में भी इसका काम आता है, और सीसा संचालक बैटरियों में, जैसे सीसा संचालक बैटरियां कौन सी आ गई, ट्रक बसों वाली बैटरियां, जिसके अंदर H2SO4 का 38% सोल्यूशन पड़ता है, यानी कि 38% H2SO4, और उसके बाद में कितना जो बच गया आपका 62 वाटर। जो बैटरी में पानी डलता है सीसा संचालक में, वो क्या होता है, 38% H2SO4 होता है, और बाकी बचा पानी। ठीक है, तो अब अपना 17वां वर्ग बचा है, शायद वो 1-1.5 दिन का, और 18वां तो 1 दिन का भी नहीं है, यानी कि मुश्किल से 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर अब पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने आपको पेज नजर आ रहे हैं, 32 पेज हैं। हाँ, तो 3 दिन के अंदर अंदर इस चैप्टर को, 2 दिन में 17वें को कर देंगे और 1 दिन में 18वें को कर देंगे। ठीक है, तब तक इन चैप्टर्स को आप, जो बच्चे नए हैं या जो भी हैं, अच्छा बाकी मैं लास्ट में कुछ नहीं बोलता औरों की तरह, क्योंकि आप समझदार हो, बोलने से आपको कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।